जर्मनी ने एक सप्लीमेंट्री बजट भी आपको दे दिया। तो ये आत्मनिर्भर पैकेज के हमारे सामने डिटेल्स हैं, और इन डिटेल्स में यदि हम देखते हैं तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि सरकार की मंशा में कोई कमी नहीं है हमारी मदद करने में। क्यों बात करी गई सेल्फ रिलायंट इंडिया की, एमएसएमई की परिभाषा को बदलने की, जहाँ पे हम देखेंगे कि अब एमएसएमई की परिभाषा ये है कि जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से 250 करोड़ तक होगी उसको हम एमएसएमई बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आम जन नागरिक जैसे स्ट्रीट वेंडर्स का आत्मनिर्भर निर्भर नीति। अब इन्हीं के साथ जुड़ा है कि इम्पेटस गवर्नमेंट ने दिया। अब हमेशा याद रखिए, इकोनॉमी ऑलवेज रिएक्ट्स। एक ऐसी है जिसे, जैसे पॉलिटिक्स और सोसाइटी रहती है कि क्योंकि इट इज ऑल मेड अप ऑफ इंडिविजुअल, ये आप और हम जैसे व्यक्ति ही बनाते हैं। तो जो ये अगली स्लाइड की ओर जाएंगे, और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि रेटिंग एजेंसी मूडी वो हमारी क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से लेकर BAA3 पर ले आती है। वन सेकेंड, इकोनॉमिक टाइम्स के मैं इस रिपोर्ट से आपके बीच कोट कर रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी वो तकलीफ में थी वायरस से पहले भी, और लेकिन ये है कि इस अर्थव्यवस्था की जो तकलीफ है, जो फॉल्ट लाइंस है, वो वायरस के स्तर पर एकदम से और ब्लेटेंटली ओपन हो गई हैं। अब यहां से हम अब देखेंगे कि वैश्विक ये थी पृष्ठभूमि कि अर्थव्यवस्था नवंबर 2019 से आज तक किस प्रकार से कैसे चल रही थी। अब हम देखेंगे कि इस सिचुएशन को हम किस प्रकार से वैश्विक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए देख सकते हैं। अगली स्लाइड की ओर जाते हैं, मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना आकर्षित करना चाहती हूँ ट्रेड वॉर के ऊपर। देखिए साथियों, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। और आजकल क्या हो गया है कि सब्जेक्ट्स हैव अ इंटरडिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक विषय दूसरे विषय से बातचीत कर रहा है। और कुछ ऐसा ही उदाहरण आप देख रहे हैं कि विश्व की राजनीति में चीन बनाम यूनाइटेड स्टेट्स चल रही है व्यापार युद्ध। युद्ध हमेशा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का भाग रहा है। यदि मैं पहला विश्व युद्ध देखूं, दूसरा विश्व युद्ध देखूं या शीत युद्ध देखूं, जहां पर क्योंकि राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट सभी कंट्रीज के लिए अनिवार्य है। सभी कंट्रीज चाहती हैं कि वो अपने राष्ट्रीय हित को सिक्योर करें। लेकिन आज की परिस्थिति में, इन प्रेजेंट डे सिचुएशंस, countries are trying to damage each other, securing their national interest by trade। आज की परिस्थिति में, चुनौतियों में, विश्व एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं व्यापार, टैरिफ, कोटे पे प्रतिबंध लगाने में। यदि मैं देखूं किस प्रकार से 5G टेक्नोलॉजी को लेकर यूएस और चीन में कितनी बड़ी बात हो गई कि और अगर अभी मैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिप्रेक्ष्य देखूं, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक विचार है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका सबसे बड़ा अजम्पशन है कि अमेरिका का मानना है कि उसने चीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ट्रेड वॉर के चलते हुए। अब इस ट्रेड वॉर में हमारे लिए, भारत के लिए क्या दृष्टिकोण है, अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे। देखिए, एक बात तो निसंदेह है कि देयर इज अ फियर ऑफ ग्लोबल रिसेशन। आर्थिक मंदी के कुछ ना कुछ आसार दिख रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये है कि जो अगली स्लाइड पर, कि जो लार्ज एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, दे आर नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन बट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपीरियंस नेगेटिव ग्रोथ। यहाँ पर मैं आप लोग के बीच कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हाल फिलहाल की स्टडीज हैं उसने क्लियर स्पष्ट किया है। और यहाँ पर आप देखिए, रिसेशन और स्लो डाउन में हमें अंतर समझना होगा। देखिए, जैसे हमने कहा शुरुआत में लेक्चर में, इकोनॉमी डायनेमिक होती है, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो स्लो डाउन होता है केवल कि इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन उसका जो स्तर है, जो रेट है बढ़ने का, उसमें कमी आई। रिसेशन में ऑन द अदर हैंड आपकी एम्प्लॉयमेंट में, आपकी इनकम में, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, समस्त सेक्टर्स को आप देखते हुए कमी आती है, जिसमें आपके रियल जीडीपी में परिवर्तन आता है। और आप देख रहे हैं आजकल समाचारों में यही आ रहा है कि हमारे रियल जीडीपी की स्तर किस प्रकार से कम हो रही है। अब इस स्तर पे हमें देखना है दोनों चीजों को जोड़ते हुए कि यदि ट्रेड वॉर से यूएस और चीन एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, और आज क्योंकि किस प्रकार से पैंडेमिक उभरा है, चीन की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो हमें जरूरी है कि जो आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में
स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जो ये बिल्कुल सही था, अगले स्लाइड पर हम जाएंगे। स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, और एक प्रमुख नॉन स्टेट एक्टर है मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन और उसके साथ जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां। जब इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट लोकेलिटी, इस समय भारत के लिए जरूरी है कि इस ग्लोबल स्लोडाउन में एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए, क्योंकि उद्योग को नई जगह चाहिए पढ़ने के लिए। और यहीं पर मैंने पंजाब केसरी में एक लेख भी लिखा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हमारी विदेश फॉरेन अफेयर्स के जो अपैरेटस है और साथ साथ हमारे आर्थिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सही तालमेल बिठाने की, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट हम भारत में लेकर आ जाते हैं तो हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए एक बेहतर परिणाम साबित होगा। क्योंकि एक बात तो पैंडेमिक ने हमें बता दी है और लॉकडाउन ने स्पष्ट कर दिया है साथियों, वो ये है कि हेल्थ एंड इकोनॉमी आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि यदि आपको समय मिले तो अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर भी हैं, डॉक्टर एंथनी फॉकी, आप इनका नाम भी लिख सकते हैं, डॉक्टर एंथनी फॉकी, उन्होंने किस प्रकार से समय समय पर बताया है कि देयर मे बी अ सेकेंड राउंड ऑफ कोरोना वायरस के, ऐसी वायरस का, पैंडेमिक का दूसरा चरण भी हो सकता है। तो इस स्तर पर हमें ये तो हम नहीं कर सकते कि हम सब कुछ बंद करके पीछे बैठ जाए, क्योंकि देखिए तालाबंदी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रोज डे टू डे एक्टिविटीज से अपनी जीवन जीविका प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमें तालाबंदी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, सारे प्रिकॉशंस को समझते हुए अर्थव्यवस्था को भी चलाना है। तो इस परिस्थिति में, क्योंकि आज जब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां सोच रही है कि वो चीन में अपना व्यापार करें ना करें, है ना, तो वो तो भारत ने तुरंत अगेन पॉलिसी मेजर आपके सामने बता रही हूँ। ये कल की न्यूज है कि किस प्रकार से इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है कि विभिन्न एरियाज को देखते हुए वो भारत में इन्वेस्टमेंट लाए। ठीक है, अब हम चलेंगे अगली स्लाइड की ओर। देखिए आज पावर का जो है डायमेंशन, चाहे वो मैं इकोनॉमिक स्तर पर देखूं या मैं इंटरनेशनल स्तर पे देखूं, वो बदल गया है। और उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएबल आ गया है टेक्नोलॉजी, तकनीक। आज मैं और आप एक दूसरे से जुड़े हैं तकनीक के द्वारा। लॉकडाउन में भी काम चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी, डिजिटल पेमेंट्स चल रहे थे, हेल्थ की इश्यूज देखा जाए तो तकनीक, टेक्नोलॉजी के द्वारा। तकनीक से मैं समझती हूँ साइंस, अगर क्योंकि परिभाषा जरूरी होती है जब भी हम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन जरूरी होती है जब भी हम यूपीएससी या फिर अन्य सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां करते हैं, कि साइंटिफिक नॉलेज, इसमें मैं शिल्प विज्ञान कह सकती हूँ, तकनीकी उपकरण कह सकती हूँ। अब इसी टेक्नोलॉजी को लेकर अभी हमें और सतर्क रहना है, क्योंकि इफ टेक्नोलॉजी इज द न्यू करेंसी ऑफ पावर, क्योंकि वर्ल्ड अब साथियों 3G से हटकर, 4G से हटकर 5G पर जा रहा है। तो इसी टेक्नोलॉजी को लेकर अब विश्व की अगली, जिसे बोलते हैं डोमिनेशन की, विश्व में अगले एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को लेकर बात आएगी। अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। मैं आप लोग के बीच ध्यान दिलाना चाहती हूँ, कल की न्यूज है, 2 जून, न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज बताती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कौन कंट्रीज हैं जो उसकी डिजिटल कॉमर्स कंपनी के ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। डिजिटल कॉमर्स का मैं उदाहरण दूं, Amazon, फेसबुक, वॉलमार्ट इत्यादि, और यहाँ पर भारत भी आ रहा है। तो हमें यह सोचना है कि ऐसी वैश्विक परिस्थिति में हमें अपने राष्ट्रीय हित को कैसे सुनिश्चित करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज बाउंड टू लीड टूवर्ड्स बेटर एंड मोर डायनामिक्स फॉर एनी कंट्री। और अभी हमें यही समझना है कि इसी तकनीक को उपयोग करते हुए, क्योंकि अगर मैं आपके बीच कुछ आंकड़ों के बीच रखूं कि किस प्रकार से, अगर आपने सुना हो, कुछ कंट्रीज कह रही थी कि हम चीन को सैंक्शन करेंगे, हम चीन के ऊपर केस लगाएंगे कि उन्होंने हमारे बीच सूचना नहीं रखी पैंडेमिक को लेकर। ऑफ कोर्स चीन का अपना क्लेम है कि ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के सामने सही नहीं बैठता है। बहरहाल कहने का मतलब तथ्य था कि हमारी जो लीगल पॉलिसी है, नेशनल लीगल अप्रोच है, वहां पर भारतीय टेक्नोलॉजिकल हितों को हमें सुरक्षित करना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिलायंट नेशन के कॉन्सेप्ट को भी तभी आगे लेकर जा पाएंगे जब हम
अपने राष्ट्रीय स्तर पर, तकनीक के स्तर पर सुरक्षित हों। इसी के साथ हमारा एक अगला जो बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने में, वो है साथियों सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन से मैं क्या समझती हूँ? संगठन, पीपल, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस, जो एक प्रोडक्ट और सर्विस को आम कंज्यूमर तक लेकर सेवा प्रदान करें। अब इस सप्लाई चेन से ही जुड़ा ये सवाल है कि अगर हम इसको वन बाय वन देखें, जब मैं पीपल की बात करती हूँ तो आज माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस आ रहा है। और ये माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस, अगर हम अगली स्लाइड की ओर देखेंगे, किस प्रकार से हमारे सामने एक बहुत भारी सवाल उठा रहा है, वो ये है डिबेट ऑन रिवर्स माइग्रेशन और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। और यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अब हमारे आर्थिक सिचुएशन को सुधार के लिए जरूरी ये है कि हम अपने श्रमिक कानून को बदलाव करें। और यह श्रमिक कानून को हम बदलाव करें कि वैश्विक परिस्थिति किस प्रकार से बदल गई है। जैसे एक जिला, एक फैक्ट्री, अगर हम ये वाले बात करते हैं, क्योंकि अगर हम मीडिया के रिपोर्ट्स को देखें, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर ने कहा कि अब हम अपने गाँव में रहें। तो हमें अब गाँव में रहेंगे, इसका हमें समझना है कि इसका स्तर ये नहीं होगा कि हम अर्थव्यवस्था को रोकेंगे। हमें वही चीजों को जोड़ते हुए कि जब एक नई इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है या हम किसी नई कंपनी को भारत में करते हैं, क्या हम नए बायर इनपुट आउटपुट फैक्ट्री मॉडल के लिए तैयार हैं? इस पर डिबेट चल रहा है। क्या ये सोल्यूशन है या नहीं, ये आप लोग पे मैं छोड़ूंगी, लेकिन ये मैं आप लोग के बीच बिजनेस इकोनॉमी के विचार में आपके बीच रख रही हूँ कि क्या रिवर्स माइग्रेशन को हमें देखना है। दूसरा ये है कि अब ग्लोबल, अगली स्लाइड। कैन यू ऑल हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, अब सुनाई दे रहा है मैम। जी जी जी, सॉरी। हाँ, तो अब हमें ये समझना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, देखिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूंजीवादी वर्ल्ड है। पूंजीवाद का एक पैमाना होता है प्रॉफिट, ठीक है? अब प्रॉफिट किस म्यूट हो गया है। हाँ, ठीक है। जी 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 जी, अब ठीक है? हाँ जी हाँ, तो आपको हमें ये देखना है कि किस प्रकार से प्रॉफिट हमेशा एक पूंजीवादी व्यवस्था का वो होता है, जिसमें सही भी है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलवेज गिव्स यू इंसेंटिव्स। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब होगा कि अब वर्ल्ड एक बार फिर लो कॉस्ट सोर्सिंग से आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस के लिए खोज करेगा। और जरूरी ये है भारत के लिए इस समय कि वो अपनी लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करे, प्रयास करे कि एक ऑल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में उभर कर आए। क्योंकि जब लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर, विजन से लेकर, इनोवेशन से लेकर बहुत सारी बातें हमारे बीच, हमारे पास उपस्थित है। अगली और चीज की ओर जाते हुए मैं क्योंकि आजकल एक डिबेट चल रही है, मैं आप लोग अगले स्लाइड की ओर जाते हुए कि किस प्रकार से हमें जब अपने क्षमता को बढ़ाते हुए और ऑल्टरनेटिव सप्लायर बेस में देवेंद्र चोस्की, जो कि काफी अच्छा मार्केट्स का मूल्यांकन करते हैं, उनकी एक ओपिनियन आपके बीच रखूंगी। एंड अगेन ये ओपिनियन मैंने उनकी नवंबर 2015 में बीटीवी पे 2019 में बीटीवी पे सुनी थी, जो एक बार फिर मैं आपके बीच बता रही हूँ। तब भी ये तथ्य था कि मार्केट टर्बुलेंट तो है यूएस चाइना ट्रेड वॉर के देखते हुए, लेकिन हमें ये देखना है कि आज भी हमारा रुपया कमजोर है और डॉलर हमारे सामने ज्यादा मजबूत है। और उसके साथ साथ कि अगर मैं आज देखूं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स व अन्य इंडस्ट्रीज, हमारी काफी भारी जिसे बोलते हैं डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर, इन सारी चीजों को लेते हुए। तो हमें अपनी आर्थिक नीति को विदेश नीति से एक बार फिर तालमेल करना है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस केवल बॉयकॉट से नहीं चलेगा। हमें बॉयकॉट के साथ यदि हमें नीति अपनानी, तो हमें अपनी कमोडिटीज के लिए, अपने ऑल्टरनेटिव सप्लाई बेस के लिए अपनी चीजों को तैयार करना होगा। और यहीं पर मैं आपके बीच अपनी अगली स्लाइड प्रस्तुत करना चाहूंगी कि किस प्रकार से आर्थिक जो हमारे संबंध है वो वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए। देखिए, जो डायनामिज्म जो है ईस्टर्न साइड पर है,
क्योंकि यही कारण है सारी वेस्टर्न वर्ल्ड सदा एशिया की ओर देखती है मार्केट्स के लिए, क्योंकि वेस्टर्न मार्केट्स रियली फ्लैट है। और उसके साथ साथ राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, क्योंकि आज देखिए, क्योंकि इतना अस्थिर हो गया है, इतना अनस्टेबल हो गया है, कंट्री को पहले अपना राष्ट्र हित तो सिक्योर करना होगा। अब यहाँ पर आरसीईपी, जिसके बारे में चर्चा काफी हुई है, और भारत ने किस प्रकार से अपनी एक्सपेंसिव ईस्ट एशियन आउटरीच के लिए आरसीईपी का भी गठन किया, लेकिन उसके बाद भारत ने उस वाली टेबल से पुल आउट भी करा। और अगर मैं अप्रैल 20, 22 और 24 की मीटिंग के बारे में बताऊं कि जहां पर एक बार फिर आरसीईपी ने इंडिया को फोर्स किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आइए नेगोशिएटिंग टेबल पर आइए। और देखिए आरसीईपी में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड जैसे देश है। और हमारे लिए जरूरी ये है कि भारत को इस समय सोचना पड़ेगा कि यदि उसको अल्टरनेटिव सप्लायर बेस के रूप में उभरना है, यदि उसको विश्व की चुनौतियों को अपना बनाते हुए सॉल्यूशंस को ढूंढना है, उसको एक इंडियन इकोनॉमी को चाइना से स्पेशली बात करते हुए ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। देखिए भारत चीन के संबंध इस समय बहुत व्यापक हो चुके हैं, और व्यापक मैं कह रही हूँ औद्योगिक स्तर पर दोनों के बीच बहुत ज्यादा टाइज है। और समय के साथ साथ हमने देखा किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किस प्रकार से हर परिस्थिति में चाइना के साथ अच्छे संबंध बरकरार रखे हैं। तो जरूरी यह है भारत के लिए, क्योंकि इस समय भारत के पास आर्थिक क्षमता है उसकी जनसंख्या को लेकर। इस प्रकार इस समय भारत के पास एक नया विजन है। देखिए क्राइसिस सदा आए हैं, 91 में आया, हमने कैसे क्राइसिस को मैनेज करा, वी वेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्राइसिस 2008 में भी आया, हमने उसको मैनेज करा। तो आज का भी कोई क्राइसिस कोई भारत को पीछे हटाने वाला नहीं है। इसी कारण जब अगर आरसीईपी ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग के लोग भारत को एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इस ग्लोबल प्रोग्रेस को यूज कर ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का एक फैक्टर क्लॉज रखें चीन के साथ। अगली स्लाइड की ओर जाकर हम देखेंगे किस प्रकार से जब हम गवर्नमेंट पैकेज की बात करें तो हमें ये भी देखते हैं कि हमारे हर सेक्टर इतना इंटीग्रेटेड था कि आज इस वायरस से एकदम रुकाव आ गया है। फिक्की ने क्योंकि मैंने फिक्की के साथ काफी काम किया है तो उन्हीं की एक रिपोर्ट आपके बीच रखना चाहती हूँ। उन्होंने भारत के आत्मनिर्भर पैकेज के बहुत सराहनीय कहा उसको, बट एट द सेम टाइम इट सेज दैट इट इज वेरी एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट इन ड्यू लेटर एंड स्पिरिट। अगली स्लाइड की ओर जाते हुए अगर हम हेल्थ का ही उदाहरण दें तो यहाँ पर रूरल अर्बन डिवीजन है, ओवरबर्डन ऑन सिस्टम है, एंड एट द सेम टाइम मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। क्योंकि आप ये देखिए अगर आंकड़े हम समझें कि भारत विश्व में 5वें स्थान पर था मेडिकल टूरिज्म को लेकर, और आज इस इंडस्ट्री पर कितना प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आप देखिए कि अस्पताल में कितनी बड़ी परेशानियां आ गई। तो जरूरी ये है कि अब हम अपने हेल्थ आउटरीच इनिशिएटिव को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर लेकर आए। और इस ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर जब हम लाने की बात कर रहे हैं, वहां पर जो हमारे उद्योग को एक चलाने वाला स्तर है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी मुनाफा मिला है, बैलेंस करें वेलफेयर विद प्रॉफिट। अब थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स की ओर मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। आई नो आप लोग काफी देर से मेरी बातों को सुन रहे हैं, कुछ ही स्लाइड्स बची हैं, थोड़ा सा सहयोग और दें। साथियों मॉनेटरी पॉलिसी हमारी मुद्रा नीति है, और फिस्कल पॉलिसी हमारी जो राजकोषीय नीति है, इन दोनों को भी हमें वैश्विक चुनौतियों के साथ जोड़ना होगा। अगली स्लाइड में मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी है, किस प्रकार से सेंट्रल बैंक रेट कट, अगर मैं अरविंद सुब्रमण्यम की ओपिनियन आपके बीच रखूं कि सेंट्रल बैंक रेट कट्स आर नॉट बीइंग पास्ड टू कस्टमर्स बाय फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड एंड रिस्क अवर्स बैंक। यहाँ पर तुलना करिए कि किस प्रकार से यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के रेपो रेट के कारण भारत में इन्फ्लेशन की स्थिति है, और क्या इंडिया अपने उभरते हुए स्टेटस में, क्योंकि मैं G7 का भी चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि भारत अब आगे बढ़ रहा है, उसको नए वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जा रहा है, तो क्यों ना इन वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पे अपनी बात रखते हुए हम इन चीजों में सुधार की बात करें। फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से जब हम हमारी पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं कि आज हमारे जो कर्जे हैं वो एडवर्स आ गए हैं, और सिमिलरली इसी फिस्कल पॉलिसी से के
साक्षी मैं आपका क्वेश्चन थोड़ी देर में लूंगी। हाँ हाँ, सो अभी अगेन देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अगेन जो साक्षी ने ये सवाल किया वही बता रही हूँ कि किस प्रकार से हमें हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में जो अरविंद सुब्रमण्यन ने दो प्रमुख बातें बताई हैं, हमें इम्प्लीमेंटेशन इन ड्यू लेटर एंड स्पिरिट चाहिए। क्योंकि देखिए वैश्विक इस चीज को निपटाने के लिए राइट कोऑर्डिनेशन, इसी राइट कोऑर्डिनेशन से जुड़ा है हमारा अगला संवैधानिक सवाल। अगली स्लाइड पे हो जाएंगे साथियों। इंटरनेशनल पॉलिसी ट्रेड जो है और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, ताकि इसका जो जिसका अगले स्लाइड पर जाएंगे जी। इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन पॉलिसी ये सेंट्रल सब्जेक्ट्स में हमारे शेड्यूल 7 के तहत देखते हुए, तो आज जब हम इस और साथ साथ अगर मैं आपके बीच बात करूं कि किस प्रकार से पैंडेमिक जो आज हम बात कर रहे हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मैनेज किया जा रहा है। साथ साथ मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि एपिडेमिक एक्ट 1897 से चलता आ रहा है। एपिडेमिक एक्ट क्यों था? क्योंकि 1897 में यदि मैं देखूं जब भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब प्लेग की परिस्थिति काफी ज्यादा थी, फैमिन्स होते थे काफी। तो इस परिस्थिति में देखते हुए हमें अपने कोरिलेट करना है, क्योंकि देखिए हेल्थ क्राइसिस हैज प्रूव्ड दैट इट इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी। हमारी जीविका, हमारी आम रोजी रोटी से जुड़ी हुई है चीज, और ये इकोनॉमी डायनेमिक है, एक पहलू रुकता है तो सब रुक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि बेटर कोऑर्डिनेशन विद आवर फॉरेन अफेयर्स अपैरेटस, क्योंकि अगर हमारे इकोनॉमिक मंशा हमारे ग्लोबल अफेयर्स में ना दिखी तो इट विल बी अ हाफ हार्टेड मेजर। There will not be right implementation of things. केवल getting package and due spirit will not ensure, because हमें अपनी चीजों को दूसरे नई चीजों के साथ जोड़ना है। और यहाँ पर जैसे ग्रुप ऑफ 7 की बात करी गई थी, इससे पहले वाली स्लाइड जी, ग्रुप ऑफ 7 एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स भी है। और मैं आपके बीच एक बात रखना चाहती हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस समय G7 की आलोचना करी है, क्योंकि वो कहते हैं कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू इंटरनेशनल रियलिटी। और कुछ स्तर पर ये सहमत बात सही भी है, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जैसे ब्रिटेन को देख लें, फ्रांस को देख लें, क्या उनका कोरोना वायरस, कोरोना पैंडेमिक को मैनेज करने का, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है बहुत बड़ा, उसको मैनेज करने का पैमाना उतना सही था? एंड द आंसर इज नो। क्योंकि इंडिया ने सबसे बड़ा लॉकडाउन करा, सबसे बड़ा रिलीफ एफर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ रखा, इट इज डेफिनेटली वन फ्रॉम इंडिया। सो देयरफॉर विथ कॉल फॉर न्यू पार्टनर्स, चाहे वो RCEP में हो, चाहे वो G7 में हो, और ये हमें याद रखना है कि G20 की 2022 की प्रेसिडेंसी जो रोटेशन बेसिस पर आती है वो भारत के पास है। इंडिया को अपने इकोनॉमिक एजेंडा को आगे रखना होगा, क्योंकि आज अगर विश्व की सप्लाई चेन टूटी है तो वो सप्लाई चेन नए रास्तों का भी प्रयास कर रही है, नए डेस्टिनेशन का भी खोज कर रही है। आज विश्व में इंटरनेशनल कैपिटल नए डेस्टिनेशन की खोज में है, एंड इंडिया डेफिनेटली इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। आगे स्लाइड पे जाते हुए अगेन आप लोग के बीच में, जी हाँ, तो जरूरी ये है हाउ डू वी टेक थिंग्स फॉरवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथन द सेफ्टी नेट। और सेफ्टी नेट का कहने का मतलब ये है कि हमें समझना है कि हमारी हेल्थ और इकोनॉमी कोरिलेटेड है। हमें इस कोरिलेशन को अपनी नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए अपनी ग्लोबल आउटरीच से जोड़ना है। हमें रीस्टार्ट करना होगा रूरल इकोनॉमी को। मैं रीस्टार्ट करने की बात ये कह रही हूँ क्योंकि साथियों आज आप लोग इंडस्ट्री 4.0 के बारे में चर्चा करते हैं। 2018 में बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस हुई जहां एग्रीकल्चर 4.0 के बारे में चर्चा हो रही है, कृषि को जी हाँ एक नए स्तर पर आगे जोड़ते हुए। When we are living in an age of disruption, क्योंकि आज विघटन हमारे जीवन का एक established फैक्ट है, तो इस विघटन में आप रूरल इकोनॉमी को नहीं छोड़ सकते। हमें जरूरत है टारगेटेड असिस्टेंस टू रिस्क सेक्टर्स, और जरूरत है कि उस असिस्टेंस में लीकेज में कोई भी कमी नहीं होनी, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए कि पैसा इधर से उधर हो। देन मेक इन इंडिया 2.0 का विचार, और ये विचार में आपको डेलॉइट के CEO है जिन्होंने इंडियन
इकोनॉमिक टाइम्स में अपने कुछ विचार रखे, मैं आप लोग के बीच प्रस्तुत करी हूँ। मेक इन इंडिया 2.0, देखिए आज डिजिटल आ गया है, लगभग बहुत सारे व्यक्तियों के पास डिजिटल है, डिजिटल पेनिट्रेशन भारत में बढ़ रही है। इस पेनिट्रेशन को कंसोलिडेट करते हुए और आगे बढ़ाना है और इस डिजिटल इनोवेशन को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से जोड़ना है। हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर है, यूएस है, यूएई है, सऊदी अरब है, जापान है, यूएके है, उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है। मैं यहाँ पर आपके बीच यूए या सऊदी अरब का कॉरिडोर के बारे में जरूर बताऊंगी कि विश्व में ओपेक क्राइसिस आया, एकदम विश्व में तेल, कच्चे तेल की कीमतों में गिराव आया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत उस वाली चीज से फिर भी सुरक्षित है, क्योंकि हम ओपेक बास्केट से अपना तेल लेते हैं। ये जरूरी भी है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कीमतों में एकदम तुरंत उतार चढ़ाव होता है वो भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है। लेबर रिफॉर्म, देखिए हमारे श्रमिक कानून काफी पुराने स्तर तक चल रहे हैं। हमारे पैंडेमिक एपिडेमिक डिजीज एक्ट काफी ब्रिटिश काल के हैं। हमें कानून में बदलाव चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को मोर पीपल फ्रेंडली, मोर सिटीजन फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव बनाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज हमें समझना होगा कि इन द एज ऑफ डिस्ट्रप्शन, रघुराम राजन के मैं व्यूज आपके बीच कोट कर रही हूँ, किस प्रकार से एज ऑफ डिस्ट्रप्शन में बहुत सारी नौकरियां जो हैं दे आर फ्रेजाइल। हाँ, ये कहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि पीआर इंडस्ट्री का मैं उदाहरण ले, पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि अखबार इंडस्ट्री का मैं उदाहरण ले, क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट रुक गए तो क्या हम उस इंडस्ट्री को रोक दें? नहीं। किसी भी चीज को रोकना तो जरूर उचित उपाय नहीं होगा। जरूरी ये है दैट वी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड देन लुक इनटू द नीड टू पुट देम ऑन अ मच मोर stable footing, because our crisis requires that we correlate our domestic and global challenges. अगली स्लाइड की ओर जाते हुए हमें ये सोचना होगा, अगेन गाय राइडर जो वंस अगेन विश्व इकोनॉमिक फोरम के साथ हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उनके ट्वीट को मैं आपके बीच कोट कर रही हूँ कि द न्यू डेटा शोज दैट इनफॉर्मल वर्कर्स एंड एंटरप्राइज इन हाई रिस्क सेक्टर्स, बहुत उनके ऊपर नुकसान है। एंड इसके साथ साथ हमें ये मानना होगा कि हमारी जो इनइक्वालिटीज थी वो अब सामने आ गई हैं। तो केवल कुछ कमी सामने आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास छोड़ दें, विच वी कैन नॉट लीव अवर एफर्ट जस्ट बिकॉज कुछ कमी सामने आती है। जैसे एग्जांपल, क्लास में अगर हम कोई काम कर रहे हो और उस काम वो असाइनमेंट अगर कुछ खराब हो गया हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे। वी हैव टू बिल्ड normal lives that support the most vulnerable first. So therefore, to conclude, we have to accept that the corona pandemic and the challenges that are there, they are more global in scope, profoundly impactful. आज मैं और आप जो हम सोचते हैं कि we are immune to it, हम सब कहीं ना कहीं से impacted हैं. It is much more complex than any crisis that countries and companies, ये नहीं कहना कि केवल countries का नुकसान है, individuals, companies, NGOs, international organizations have experienced. अब चाहिए द नेक्स्ट नॉर्मल जिसकी हम बात करते हैं वो कि इस अनसर्टेनिटी को हमें हेड ऑन मीट करना है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना एंड बिल्ड इट इनटू डिसीजन मेकिंग. एंड बिल्डिंग इट इनटू डिसीजन मेकिंग मींस meeting the economic challenges with right approach in global policy, with right issues to address in our global affairs apparatus, and most important, right balance of our law and order security, our health security with economic security. तो साथियों, इसी के साथ मेरा जो टॉक था वो समाप्त हुआ. मैं अब आप लोगों से सुनना चाहूंगी सवाल. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर सच एनलाइटमेंट सेशन. एक बीच में आपने न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ माइग्रेशन की बात कही, तो मैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि ये क्या है. जी साथियों, यू ऑल नो कि इकोनॉमिक्स का एक लॉ होता है दैट डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट एंड इंडिविजुअल इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल. रैशनल व्यक्ति कौन होता है? जो अपने लॉसेस और बेनिफिट्स को देखते हुए गेन्स को मैक्सिमाइज करता है. माइग्रेशन, विस्थापन क्यों हुआ? मैं गांव में हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिला, मैं शहर की ओर बढ़ा क्योंकि वहां पर मेरी लाइवलीहुड, जीविका सुनिश्चित है और लाइवलीहुड के खर्चों को मिलाते घटाते हुए मेरे पास पैसा बचता है, मैं गांव में हूँ.
अब ये विचार बदला, क्योंकि अगर न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स का जो हम आइडिया था दैट पीपल मूव आउट टू बेटर लैंड्स फॉर बेटर फैसिलिटीज, चाहे वो कंपनियां हो। आज आप देखिए बहुत सारी कंपनियां कहीं हम चीन से अपना बिजनेस हटाएंगे। जापान ने अपनी एफडीआई पॉलिसी को तुरंत बदलाव लेकर आ रहा है। सिंगापुर को आप उदाहरण देखें, या फॉर दैट मैटर भारत में ऑन माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस देखें, किस प्रकार से बैंड्रा में इतने सारे मजदूर वो कह रहे नहीं हमें घर जाना है, और इतनी दुर्लभ बात क्यों कह रहे नहीं हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल जैसा भी हम घर जाकर देखें। So there is a re-challenging of this new classical theory that individuals are often guided by profit motive and that individuals are rational creature. मैं और आप क्योंकि जो इंडिविजुअल है, जो एक विचार है एडम स्मिथ का, we are rational. Rationality demands कि हम कभी भी हानि का सौदा नहीं करते, हम हमेशा फायदे का सौदा करते हैं। Yes, please go ahead. अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल वो साक्षी का है इसमें। बताएं, मैं एक मिनट साथियों में चैट बॉक्स, हाँ एक मिनट। साक्षी आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स आर क्राइटेरिया रिफॉर्म्स कैन बी जेनरिक व्हिच कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट आर नॉट हेल्पफुल इन द करंट लाइक द पैकेज arguing that moves to reform are generic. यस साक्षी, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो और अगर मैं आपके बीच कल CII में जो वार्ता हुई जहाँ पे उनके CEO उदय कोटक ने कुछ बातें रखी हैं, आपका सवाल उन्हीं के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से हुआ है कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस होना होता है। अब गवर्नमेंट अगर ज्यादा स्पेंड कर दे तो वहां पर कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है। लेकिन साक्षी इस परिस्थिति में देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट बेल आउट इज द ओनली वे आउट। अगर मैं आपके बीच एक थोड़ा सा कंपैरेटिव आंकड़ा अगर आपके बीच रखूं कि किस प्रकार से हांगकांग ने तो अपने सिटीजन्स को कैश आउट दिया है कि हर सिटीजन जो 18 साल का 18 वर्ष का आयु का है उसको कैश हैंड आउट दिया। कनाडा ने हर अपने जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनको कनाडा $2000 को दिया है फॉर द मंथ्स फेसिंग द क्राइसिस फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो हमें सोचना है कि यस, अब स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर में बैलेंस की तो जरूरत है, और उसके साथ साथ यस यू राइट, लीकेजेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम सैडली, जो महात्मा गांधी ने बहुत साल पहले कहा था, आई ऑलवेज कोट दिस दैट देयर इज इनफ इन द सिस्टम और इन आवर कंट्री फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। हमारी जरूरत तो बहुत है लेकिन लालच के लिए कहां से आएगा। तो यदि मैं देखती हूँ कि किस प्रकार से अगर पैकेज बहुत ही, और मैं बात बताना चाहती हूँ कि हमारा लॉकडाउन और हमारा पैकेज विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बड़ा व्यापक है, 10% GDP है। जरूरत ये है कि इसको सही रूप में सक्सेसफुल बनाने के लिए we have to ensure that it reaches out to its due state. As you all know that every day there is a deliberation, so deliberation of FICCI, CII, various industry stakeholders is pointing out towards the same thing कि हमारा जो पहले की चुनौती है, सोनम मैं आपका सवाल ले रही हूँ कि पहले की जो चुनौती है कि पैसे का सही सदुपयोग हो। एक सवाल है सोनम ने जिन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेज करा, मैं आप लोग के बीच पढ़ देती हूँ। वो कहती है अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य तक नहीं रख सकते। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति वास्तविक है, इस पे कैसे डील करेंगे। देखिए सोनम आपने सही कहा, as you all know that today we have realized that health and economy are complementary to each other, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम काम नहीं कर सकते अगर हम अच्छे स्वास्थ्य में ना हो, और अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए भी तो सोनम आपको इकोनॉमी चाहिए, रोजी रोटी चाहिए होगी। You're right, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हेल्थ इनिशिएटिव को लेते हुए जरूरी ये है कि जब हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो केवल हम 1.3% GDP का हमारा, हम हेल्थ को देखते हैं, मेरा ये मानना है कि इसमें सुधार आएगा, इसमें बदलाव आएगा। ये पैंडेमिक ने हमें एक चीज तो सिखा दी है कि चाहे वो अपने पर्यावरण की रक्षा करना हो,
या अपने आसपास अपने लोगों के सहायता करने का हो, इसमें बदलाव आएगा। और आज सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें ऑग्यूमेंट करना है। और हमें समझना होगा सोनम के आलोचना इज नॉट ऑलवेज द राइट थिंग, परेशानी को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू सी दैट इंडिया एज अ कंट्री इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस। अगर आप थोड़ा सा उदाहरण दें कि मिलिट्री चैलेंज आज भी हमारे सामने है, और इस परिस्थिति में पूरा प्रयास हो रहा है कि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो ई हेल्थ हो, डिजिटल हेल्थ हो, इस स्तर पर आगे उजागर करते हुए। एक उदाहरण ये भी है कि आज आप देखिए कि आज हमने कभी आज से शायद 3 महीने पहले नहीं सोचा हो कि हम डेली हेल्थ मंत्रालय की, लव अग्रवाल जी हेल्थ सेक्रेटरी की हम ब्रीफिंग सुन रहे हैं कि कितने आंकड़े हैं, कहाँ से आए हैं, और डेली गवर्नमेंट ने इस पर हमें ब्रीफ तो किया है। कमियां हैं नो डाउट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कमी को पूरा किया जाएगा। और इस कमी को पूरा करते हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी कैन नॉट जस्ट रिड्यूस इट टू अर्बन, वी हैव टू रिलेट इट टू रूरल। क्योंकि रियल भारत जो है वो दिल्ली में नहीं है, रियल भारत दिल्ली से दूर के जो कोने हैं उधर पर है। जब हम बात कर रहे हैं कंपनी को अपनी ओर लुभाने के लिए, आउटसोर्सिंग को अपनी ओर लाने के लिए, हमें द रियल चैलेंज ऑफ ऑल द ग्रैंड एंटरप्राइज और डिजिटल इनोवेशन लाइफ कि अगर मैं ग्रामीण स्तर पर इसका बदलाव करूं। साक्षी, आपने सही कहा कि कितना ये लीकेजेस अवॉइड किया जा सकता है। साक्षी, इसमें कोई मैं आलोक आपके सवाल पे आ रही हूँ, साक्षी आपने सही कहा कि कितना लीकेज को रोका जा सकता है। देखिए इसमें कोई डेफिनेट तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूंगी डोंट बी नेगेटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। हम सारे संघर्ष एक साथ मिलकर वो कर सकते हैं। लीकेज डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जरूरी ये है कि आप और हम जैसे लोग जो आरटीआई के तहत इन चीजों को सशक्त करें कि हमारे गवर्नमेंट का पैसा आम जनता के लिए चाहिए। मुझे आलोक जी का सवाल आया है कि इकोनॉमी हाउ गवर्नमेंट। हेलो आमना, गुड आफ्टरनून। आलोक, मैं आपके सवाल से पूरा सहमत हूँ। पहली चीज ये कहना कि हमारी इकोनॉमी एमएसएमई पे इतना सारा डिपेंडेंट है, ये तो गलत सवाल होगा। क्योंकि देखो रोजगार है, ठीक है, नॉन कंपोनेंट के ऊपर केवल फोकस करना या केवल परिभाषा को बदलना मेरे जहन में, मेरे अगर आप रिसर्च के हिसाब से माने, उचित है लेकिन पर्याप्त नहीं। आपको इस समय एमएसएमई को सशक्त हर रूप से करना होगा। क्योंकि देखिए ये एमएसएमई इस समय देख रहा है कि एक तरफ उसके मैन्युफैक्चरिंग स्तर पर विषय है, दूसरा आम जनता के बीच डिमांड नहीं है। जब तक आप और शुभम, अगर जब तक आप और हम जैसे साथी, हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो हमें एमएसएमई के नॉन कंपोनेंट को डिमांड क्रिएशन से जोड़ना होगा। यू राइट आलोक, लेकिन यस, हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि एमएसएमई को लेकर काफी व्यापक पैकेज दिया गया है, काफी टैक्स स्तर पे भी छूट दी गई है, लेकिन इसको पूरा पर्याप्त बनाने के लिए आपको जनता की डिमांड क्रिएशन के ऊपर फोकस करना होगा। एंड उसके साथ साथ एक जो विचार है, क्योंकि आपने सस्टेनेबिलिटी का काफी विचार है, सर्कुलर इकोनॉमी का कभी मौका मिला तो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी व्यापक सब्जेक्ट है, जूही जी कभी हमें एक और मौका दें तो हम लोग काफी और विषय के ऊपर ही बात करेंगे। जी साथियों, कुछ और सवाल? Ma'am, excuse me, ma'am. Ashok Barjatia sir is there with us, so he wants to. अशोक जी, मेरा नमस्कार साथियों। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अशोक जी से इंदौर में, जस्ट इन केस यू ऑल डोंट नो, मेरा जन्म इंदौर में हुआ था और मैं अभी भी वहां पर काफी रेगुलरली आती जाती हूँ। दिल्ली में ऑफ कोर्स व्यवसाय है, रोजगार है, सब है, लेकिन दिल तो इंदौर में है। क्योंकि जब भी हम कहीं जाएं तो पोहा और जलेबी हमारा फेवरेट है। और खैर, बट अशोक जी से को मेरा नमस्कार, और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों से आज ये बातचीत करूं। ये सच में अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए भी देखिए एक टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरा है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग एग्जाम्पल रहा कि मैं आप लोगों से, आप लोग के बीच बात करूं। दो, मेरा अध्ययन का क्षेत्र पॉलिटिकल साइंस है,
लेकिन जो अप्रोच जो मैंने अपने काम में, यदि आप गूगल करें मेरे कोई भी आर्टिकल को, मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे काफी फोकस करती हूँ, पॉलिटिकल इकोनॉमी विद फोकस ऑन ग्लोबल इश्यूज। तो वंस अगेन अशोक जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपसे इस आज के वेबिनार में भेंट करके बहुत अच्छा लगा, वर्चुअल ही सही, रियल में ही मिलेंगे, कोरोना समाप्त हो जाए, लॉकडाउन समाप्त हो जाए। जी साथी बताइए, कोई और सवाल? Yeah, politically, we are isolating. We should have isolated ourselves from corona. पर हम इकोनॉमी को आइसोलेट करने की चर्चा हर देश में चल रही है. India is also this Atmanirbhar to some extent is isolating your economy from the world economy. So what should be the right path as an economist, not as a politician? बिल्कुल, मैं आपके बीच बताना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर आइसोलेशन शुड बी विद सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक, लेकिन विद सोशल टुगेदरनेस। सोशल डिस्टेंसिंग शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग। मैं एक बार फिर जो हमारे देखिए इकोनॉमिक का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एमएसएमई सेक्टर को एक्सप्लेन करते हुए आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, हमें पहले अपनी आर्थिक क्षमता को बनाना है और इस आर्थिक क्षमता को ऊपर ले जाते हुए वैश्विक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको अपने स्तर पर लेकर आना है। दैट रिक्वायर्स अ न्यू काइंड ऑफ एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। क्योंकि देखिए आज हम सच में कहा जाए, आप और हम इतिहास का एक ऐसा पहलू देख रहे हैं जहां हम एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अपने देश के लिए, एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम सब के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय, अपने जीविका के लिए। So real idea of आत्मनिर्भर would not lie in isolation. प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट करा है कि but rather it requires new kind of dynamic vision to tap in our economic abilities and also correlate it with tapping in more opportunities. और यही कारण है कि अगर आप देखें कि क्यों empowered group of secretaries का गठन किया गया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोजने के लिए, क्योंकि आज व्यवसाय, उद्योग, लोग नई नौकरियों की तलाश में, नई जगहों की तलाश में है, तो क्यों ना वो नए जगह, वो नया प्रयास, वो नया स्थान हमारा देश है। तो आत्मनिर्भर भारत का रील है that we have to build on our own strengths, and building on our own strengths does not mean isolation. It rather means that we first cater to our own and then tap on the global opportunities. You have given very good insight into the migration, the problem of migrant laborers. Now you have also suggested that perhaps you may have to relocate the industry where the migrants are, where the laborers are, not the migrants. What we have seen is most of the laborers had come from either UP or Bihar. Bihar being number one in India. In my industry also I have only Bihari laborers. So is the case in many other industries. So do you suggest, and is it possible to relocate our industries from where the inputs are, as you have said? One input is material. So do we have to think of the government on its part has to think of relocating some units? सर यहाँ पे जरूरी ये है कि जब हम इंडस्ट्री रिलोकेट करें, राइट, कि जब हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं, राइट कॉनोटेशन इज द लेबर इशू। जब हम जैसे एक चर्चा चल रही थी, मैं काफी क्योंकि रीजनल चैनल्स को काफी फॉलो करती हूँ रिसर्च को अपग्रेड करने के लिए, कि एक जिला एक फैक्ट्री, ठीक है, तो जब हम ये फैक्ट्री की रिलोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि जो व्यक्ति है, जिसका व्यवसाय है, जो ओनर है उस फैक्ट्री का, एक जिला एक फैक्ट्री का है, कि गवर्नमेंट उस ओनर को इम्पेटस दे कि वो जो उद्योग लगा सकते हैं, जो उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, वो ऐसी जगह स्थापित करें जहां पर गवर्नमेंट के ड्यू सपोर्ट से वो अपने उद्योग को स्थापित करेंगे। क्योंकि सर ये तो देखना होगा कि आज देखिए अभी जैसे माइग्रेंट और अगेन रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर, जैसे मैंने स्लाइड में भी लिखा, क्वेश्चन मार्क भी था, एक्सक्लेमेशन भी था कि इस पर डिबेट है, चर्चा है। जरूरी नहीं कि वो लेबर सदा अपने गांव में रहे, क्योंकि गांव में जैसे कहना कि हम नूनी रोटी खाएंगे वहीं बस जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है गांव और वो माइग्रेंट वर्कर वापस आएगा। परंतु यदि आगे जाकर भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो गवर्नमेंट को रिवर्स माइग्रेशन के लिए नीति के लिए तैयार होना होगा। क्योंकि सर परिस्थिति ये है कि अब क्योंकि अर्थव्यवस्था के अब हम देखें सर, सभी साथी 5वें फेज चरण में है लॉकडाउन में, और
लगभग 60 वर्ष से बहुत सारी चीजें रुकी, 60 दिन से सॉरी, बहुत सारी चीजें रुकी हुई। इस परिस्थिति को देखते हुए उद्योग, क्योंकि देखिए एक आइडिया होता है कि भाई यदि कोई सरकार उद्योगपति की मदद करती है तो वो पूंजीवादी होती है। मैं हमेशा इस विचार का नकारात्मक रूप से देखती हूँ, क्योंकि उद्योग को आपको प्रोत्साहन देना होगा। पर अगर आप देखिए अशोक जी, यदि मैं नोएडा का उदाहरण दूं कि वहां जिन लोगों की फैक्ट्री थी, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हम सैलरी नहीं दे सकते। ये नहीं कि उनके मन में मानवता नहीं थी, पर जब व्यवसाय ही नहीं चल रहा है तो कैसे वो करेंगे? तो उस स्तर पर गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को जो व्यवसाय चलाना चाहता है, क्योंकि देखिए व्यवसाय चलाना भी तो एक आर्ट है। आपको अपने प्रॉफिट को राइट लेवल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अपने एंटरप्राइजिंग स्पिरिट को दिखाना है। तो जो व्यक्ति एक फैक्ट्री स्टार्टअप लगाना चाहता है, उसको भी आपको एक मोटिवेट करना होगा कि वो गांव के स्तर पर जाकर अपनी एंटरप्राइजिंग स्किल्स दे। और ये काम केवल व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी कारण हमें अपने लेबर लॉस को दोबारा सोचते हुए अपने रिवर्स माइग्रेशन के जो विषय है इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि यदि ये मजदूर जैसे इस लोकल मैं वरुण आपके सवाल पे आ रही हूँ, हाँ इसी बात पर अगेन अशोक जी आपके बात पर कहते हैं कि सरकार को उद्योगपति, मेरा चर्चा ये था कि रिवर्स माइग्रेशन की जब चर्चा हो रही है तो मजदूर के साथ साथ जो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति है, क्योंकि देखिए वो भी तो अपना काम दे रहा है, अपना श्रम दे रहा है, उसके हितों को भी हमें सुनिश्चित करना। यस दिस रिवर्स माइग्रेशन, यस मुझे जो इसमें माइग्रेशन जो अभी हुआ है, बेसिकली मुझे लगता है कि नाउ पीपल हैव रियलाइज द लेबर्स हैव रियलाइज कि वो बिहार से दिल्ली में आके भी उसने कुछ पाया नहीं, अपने खर्चे मीट करने के अलावा अपने घर को कुछ भेज नहीं पाया, बहुत ज्यादा कुछ अमाउंट या कुछ ऐसा, उसका इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत अच्छा नहीं हुआ, उसने कोई बहुत मकान नहीं बना लिया अपने गांव में जाके, या कोई बहुत सुख सुविधा नहीं जुटा ली। तो वो जो एक थोड़ी सी हताशा थी वो बहुत ज्यादा खुल के सामने आ गई, और लोगों ने कहा आधी रोटी खाएंगे पर अब गाँव जाएंगे, बहुत हो गया दिल्ली में रहना, बॉम्बे में रहना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस अपार्ट फ्रॉम द लॉकडाउन, उसको एक ट्रिगर मिल गया। बिल्कुल दिस सर, फीलिंग बिल्कुल बिल्कुल उचित कहा कि दो बात मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक तो लॉकडाउन ने हमें दिखा दिया कि सरल जीवन हमें सोचने पे विचार करा होगा। आप सबने भी सोचा होगा क्या सरल जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कि बेसिक एमिनिटीज द्वारा, बेसिक जरूरतों द्वारा, सादा खाना पीना द्वारा जीवन चल रहा है। और दूसरी बात अशोक जी आपने सही कहा कि यहाँ पर हमें सोचना है कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी सिस्टम में जो कमियां थी उसने उसको उजागर कर दिया। तो चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ कि तुरंत बीमारी आती है, वो लेबर कहता नहीं मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर अगेन अशोक जी आप सही कह रहे हैं, जैसे जैसे हमने इंटरव्यू देखी, उनकी दशा देखी, किस प्रकार से वो अपने मालिकों से, जो उनके फैक्ट्री के मालिक थे, उनसे गुस्से में नहीं थे। वो गुस्सा थे कि सरकार ने उनके लिए व्यवस्था नहीं दी। वो गुस्सा था कि वो जो आर्थिक प्रक्रिया है उसके लाभ उन तक नहीं पहुंच पाए। तो यस आपने सही कहा कि आज ये रिवर्स माइग्रेशन ने हमारे इकोनॉमिक प्रोसेसेस के इनह्यूमन तरीके को बहुत एक जिसे बोलते हैं स्पष्ट रूप में लेकर आया है। और यही कारण है जो हम एक ह्यूमन सिक्योरिटी अप्रोच के बात करते हैं कि हमें अब आगे भविष्य में अपने स्वास्थ्य को, अपनी जीविका को और अपनी खुशहाली को, भाई जब व्यक्ति सुखी ही नहीं है वो काम करके कहाँ फिर जाएगा, सारे स्तर की चीजों को आगे लेकर जाना है। अशोक जी आपने बिल्कुल सही कहा। अशोक जी यदि आप मुझे आज्ञा दें तो एक सवाल आ रहा है, काफी देर से आ रहा है, वो है ये हमारे वरुण जी का, जो कि कह रहे हैं कि वोकल लोकल इज पॉसिबल इन ग्लोबलाइजेशन। वरुण यस, मेरा सवाल ये है, मेरा मानना ये है, क्योंकि देखिए globalization is being rewritten. The narrative of globalization, that is, जो अगेन जो अशोक जी ने भी सवाल पूछा कि आज जो जो सब बहुत सब स्पष्ट तथ्य रखा कि रिवर्स माइग्रेशन ने हमें दिखा दिया कि इकोनॉमिक गेन्स वर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम इन द केस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, it led to collective gains, but it also led to collective losses. That is, if we did get some multinational corporations like Facebook, Amazon, Googles and everything, McDonald's, but at the same time we had a collective loss also, like a pandemic. वायरस कहाँ से आता है और एकदम सबको पूरे विश्व को बंद कर देता है। और अगर आप देखें प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर के चलते हुए विचार ये हो रहा था कि ग्लोबलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसे लेट्स अनडू इट। और अगर अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के विचारों को भी पढ़ें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हमने वहां पर एक चर्चा है
कि ग्लोबलाइजेशन हैज बीन अनफेयर, उसने राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित नहीं करा। तो इस स्तर पे जब बड़ी बड़ी, अगर मैं किसी ब्रांड की बात करती हूँ, ब्रांड कैसे बने, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज का प्रयास का बायस तो दिख रहा है ना। तो इस स्तर पे हमारे पास डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने जो लोकल ब्रांड है उसको हम एक उच्च स्तर पर लेकर जाएं। जैसे अगर आप देखें किस प्रकार से लोकल गोइंग ग्लोबल आयुर्वेदा, हमारी आज जो आयुर्वेदा की दवाइयां हैं वो विश्व स्तर पर उसकी बात करी जा रही, राइट। हाँ, या फिर हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, हेल्थ प्रैक्टिसेस लाइक योगा, प्रयास तो किया ना। So yes, in the process, when there is the script of globalization is being rewritten, going local definitely presents to us an opportunity to present global। और यही तक हमने रखा था कि किस प्रकार से आज इकोनॉमिक सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी जो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट है, अपनी क्षमता बढ़ाएं, और इस क्षमता को बढ़ाते हुए जो वैश्विक लाभ और चुनौतियां हैं उनको अपना बनाएं, उनके लिए अपने दरवाजे खोलें। ये बात जी। कोई और सवाल? मैम मेरा एक सवाल है, जितनी आपने बात करी, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल बी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब उस कोविड उसके बाद एक जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आएगा, उसमें आपको क्या लगता है क्या चेंज आएगा, उसमें इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस या रोल रहेगा? एब्सोल्युटली, देखिए वी ऑल नो दैट आज विश्व में दो प्रमुख जो शक्तियां हैं, यूएस और चीन, वो बहुत बड़े एक फेज से गुजर रही हैं। अगर आप देखें यूएस में कोरोना वायरस और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का दायरा, कि उनके इतिहास में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जहां पर उनको देखा होगा। अगर आप और मैं आज ट्विटर और सोशल मीडिया की वर्ल्ड में हैं, किस प्रकार से आज अमेरिका में सिविल अनरेस्ट, वहां के जो सामाजिक अनुबंध है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको दोबारा लिखने की बात कर रहा है। तो इस तरह पे यस, द वर्ल्ड ऑर्डर विल बी लुकिंग टुवर्ड्स न्यू सेंटर्स। अब न्यू सेंटर में जरूरी ये है, जो एंजेला मर्कल जर्मनी की, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात करी, द न्यू पावर सेंटर विल बी दैट विल बी बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, जो विश्वास रख सकता हो और साथ साथ जो पारदर्शिता के साथ काम कर सकता हो। इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए इंडिया डेफिनेटली हैज अ न्यू वे आउट। जो हम डिस्ट्रप्शन विक्टिम की बात कर रहे थे, वो केवल अर्थव्यवस्था में नहीं, वो वर्ल्ड ऑर्डर में भी आ रहा है। और वर्ल्ड ऑर्डर में लीड वो कर सकता हो जो विश्व की जो प्रमुख परेशानियां हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पैंडेमिक्स, इंटरनेशनल टेररिज्म, इन सारे स्तर पर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। और यस, व्हेन यू लुक एट इंडिया, डेफिनेटली द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। इसका उदाहरण के अंदर इनकॉर्पोरेट करने का हो, या G20 की रोटेशनल प्रेसिडेंसी हासिल करने का हो, या RCEP के नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाने की बात। बट यस, इंडिया हैज टू बी कॉशियस। कॉशियस का हमारा मतलब ये है कि हमें अपनी वैश्विक भूमिका को अपने घरेलू, ग्रामीण, आर्थिक स्तर से जोड़ना। क्योंकि देखिए आज अमेरिका को हम जो सुपर पावर, एक उदाहरण हम कहते थे, कि किस प्रकार से आज वो सुपर पावर की जो अवधारणा है वो एकदम टूट गई है। कि उन्हीं के उन राष्ट्रपति को बंकर में, अगर हम उनके न्यूज को देखें, एक बंकर के तहत जाना हो। सुपर पावर की अवधारणा वो हो जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, दैट रीचिंग अनटू द लास्ट। हमारे वैश्विक जो अब गतिविधियां हो रही हो, जो हमारे विश्व की दृष्टिकोण को आम जनता से जोड़े, आम नागरिक से जोड़े, आम नागरिक की जीविका, रोजी रोटी से जोड़े। सर, एक सवाल है, मैं यदि आप आज्ञा दें, सवाल है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस सवाल को ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वरुण? वरुण, देखिए यूथ के लिए तो अपॉर्चुनिटीज है। देखिए पैंडेमिक एक फेज है, और ये मानना कि जीवन पैंडेमिक से रुक जाएगा तो गूगल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जब भारत में कंप्यूटर आया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था नौकरियां चली जाएंगी सबकी, लेकिन आज कंप्यूटर हमारे जीवन को सब कुछ चला रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज काफी है, व्यापक है, क्यों नहीं होंगी। कुछ सेक्टर्स जो रुकेंगे, यस, उनको गवर्नमेंट सशक्त रूप से आगे आ रही है, उनकी मदद कर रही है। ये एक फेज है 1-2 महीने का। आई एम वेरी श्योर कि जुलाई से चीजें एक स्टेबिलिटी, एक नॉर्मलसी की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट, एनी सवाल? कोई और सवाल? मैम, आपने कहा कि हमारी जो जरूरत है, आपने पैकेज की बात कही
फिर आपने कहा कि हमको हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा, तभी हम एक वैश्विक लेवल पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इससे जो आज की जो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है मांग। वो मांग हमें चाहिए, और वो मांग चूंकि अब माइग्रेशन हो रहा है वापस गांव की तरफ। बिल्कुल। गांव हमारा इंडिया जो है, मतलब ये सिर्फ कोविड की बात नहीं है, कोविड के पहले ही हमारे यहाँ पे एक एग्रीरियन क्राइसिस को देखा जा रहा था, पिछले 2 या 3 सालों से या पिछले 5 सालों से। क्योंकि 2008 की जो मंदी रही उसको भारत ने रिसेलेंट किया, उसका बहुत बड़ा जो कारण था वो ये था कि उस समय हमारे यहाँ पे ग्रामीण मांग थी जिसने हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट किया। अब ये जो पैकेज है, यह जो सरकार की आगे की नीतियां हैं, जो जिसमें वो वोकल और लोकल की बात कर रही हैं, तो अब सवाल एक तो यह उठता है कि एक आम आदमी है वो क्यों आपका लोकल उत्पाद लेगा जब कोई उसको चाइना का सस्ता उत्पाद मिल रहा है। पहला प्रश्न ये है। दूसरी बात, जो आर्थिक पैकेज है इसको आप रूरल अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एमएसएमई की बात कही गई है, जो भी पैकेज की बातें हैं वो लोन आधारित हैं। आपने अभी हमारे यहाँ पे बात कही कि कनाडा में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुए हैं, हांगकांग में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुए हैं, हिंदुस्तान में कैश ट्रांसफर की भी ऐसी कोई बात नहीं, यदि हम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना की बात कर जाए। और एक दूसरी बात, जो रोजगार की बात है, अभी भी हमारे यहाँ पे जो नौकरी को बढ़ाने के लिए जो है, जो इंटर प्रोडक्शन है, वो कोई बात नहीं। आज आपने कहा कि साइकिल डे पे एटलस की साइकिल इंडस्ट्री पे खतरा आ रहा है कि कहीं ना कहीं मांग को घटाने की बात कर रही है, और दूसरी बात ये है कि वो अपनी साइकिल बंद कर रहे हैं तो बेरोजगारी भी आ रही है। इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव होना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं आपके जो सवाल है, मैं 3 स्तर का सवाल। पहली चीज चाइना, जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से जब हम चीन के स्तर में बात कर रहे हैं कि आज हमारी जो प्लास्टिक है, दवाइयां हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। सर मैं यदि आपके बीच अगेन आंकड़ा रखना चाहूँ, फैक्ट, आज हम सब लोग माइक्रोमैक्स की हम सब लोगों ने चर्चा सुनी। आदर्श आपने माइक्रोमैक्स के बारे में देखा है, सुना था माइक्रोमैक्स मोबाइल के बारे में? भारतीय माइक्रोमैक्स, ठीक है, भारतीय मोबाइल कंपनी थी। और क्या हुआ कि आज माइक्रोमैक्स का अगर मैं मार्केट शेयर आपके बीच प्रस्तुत करूं, केवल 1%। यदि मैं चाइनीज मोबाइल की बात करूं तो आज वो, चाहे वो एप्पल हो, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो चीन में ही हो रहा है, कितना बड़ा उद्योग। तो यहाँ पर अगेन जो हम बात कर रहे थे, यही तथ्य रखा गया था कि हमें हमारी आर्थिक मंशा को एक रियल ग्लोबल आउटरीच में वो करना है। भाई आपने सही कहा, जब जेब में हमारे पास वो नहीं है तो हम क्यों महंगा सामान लेंगे, हम जो सस्ता सामान आ रहा है वो लेंगे। तो जब आप रीलोकेशन की बात कर रहे हैं, जब आप अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको पैकेज वो देना है जो आपकी आर्थिक क्षमता को उस लेवल तक बढ़ाए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, राइट। आपने सही कहा कि आज रूरल अर्थव्यवस्था बिल्कुल हताशे में है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पीएम किसान, यस, काफी उसके लिए फंड की बात कर रहे हैं, बट यस इट इज फार फ्रॉम एडिक्वेट। ये बात रखी गई है कि हम अगर अपने ग्लोबल आउटरीच की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर 4.0 की बात नहीं कर रहे, किसान को, ग्रामीण जनता को अपने स्तर तक लाने की और बात नहीं कर रहे, तो यस द क्राइसिस वुड बी मैग्नीफाइंग। सर आपने रोजगार को लेकर बिल्कुल उचित बात कही, क्योंकि और ये बात जो हमने कनाडा, हांगकांग के जो आंकड़े रखे, सर मनरेगा में केवल पैसे रखना, मेरा मानना ये है, वो उचित नहीं है। आपको इस समय जनता के लिए, आई एम वेरी श्योर, कुछ समय जैसे जनता के लिए, मिडिल क्लास स्पेशली, और मैं जरूरी रखती हूँ कि हम जब भी अपनी नीति निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को, और ये हर सरकार में, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, हम मिडिल क्लास को, जो आम एक आदमी है जो रोजगार से अपना जीवन चला रहा है, उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से देखते हैं, जैसे उसके पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आज लेबर क्राइसिस है तो सबसे बड़ा क्राइसिस है भारत की मध्य वर्ग की तौर, और इसको हमें देखना होगा, क्योंकि केवल मनरेगा के से करते हुए उचित नहीं होगा, या इनकम टैक्स का स्तर 31 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने काफी लिखा भी है अखबारों में कि हमें इस समय आर्थिक नीति को जो है, क्योंकि डिसरप्ट हो गया है सब कुछ, जो पहले था वो बिल्कुल बिगड़ गया, तो जो हम एक नया चीज कर रहे हैं तो क्यों ना सबको जोड़ते हुए करें।
सो यस सर, मेरा इस पर यही होगा। एक सवाल है सर, यदि आप मुझे आगे दें। एक सवाल है, एक मिनट। जी जी सर मतलब अब जो असमंजस आपके स्तर पर है वही हमारे स्तर पर भी है कि जब हम चीन के विषय की बात कर रहे हैं, हम एक प्रकार आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बहुत व्यापक स्तर पर उन पर डिपेंडेंट हैं। हाउ हेल्थ सेक्टर कैन बी हेल्पफुल टू इंडियन इकोनॉमी? वेल यस, हेल्थ सेक्टर इज बाउंड टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो ई हेल्थ हो, क्योंकि अब बात ये हो रही है कि जैसे अब वायरस के साथ साथ जीवन तो रिस्टार्ट करना ही है। दवाई कैसे आती है, दवाई कैसे कब नहीं आती, उसका हम सब वेट कर रहे हैं। एंड अगेन सर, आपके सवाल को इसी सवाल से जोड़ते हुए, जब हम चाइना पर निर्भरता की बात कर रहे हैं, आज विश्व में जो वैक्सीन रिसर्च हो रही है, एक बार फिर आंकड़े आपके बीच रखूं, 5 वैक्सीन चीन डेवलप कर रहा है। तो कल को भगवान ना करे वो वैक्सीन चीन डेवलप करेगा, तो क्या हम उसे भी बॉयकॉट करेंगे? तो जरूरी ये है कि जो हमारी फार्मा कंपनी है, क्या हमने उनको सुनिश्चित किया है? पहला सवाल। क्या हमने फार्मा कंपनी की जो जरूरत है दवाई को बेचने की, आम जनता तक, आम जनता के जेब में सही रूप से पैसा जाए, तो सप्लाई चेन अगेन जोड़ते हुए उससे आम जनता की पॉकेट से, तो जो हम बात करते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में सही तालमेल बिठाना होगा। और सही तालमेल तब होगा जब हम आम जनता, गांधी जी का विचार था that when we are revisiting Gandhi's idea of Swadeshi, that implies empowering the pocket, the economic resources, और स्वदेशी को गहरे रूप से पढ़े, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आप और हम जैसे व्यक्ति के जेब में पैसे करना। और दूसरी बात यह है कि हमें समझना होगा कि अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल के साथ साथ फॉर्मल, तो फॉर्मल इकोनॉमी तो डिजिटलाइज हो सकती है, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो आपने 2008 की चर्चा करी, इनफॉर्मल इकोनॉमी ने ही हमारी 2008 की मंदी से हमें बचाव किया। तो अब आगे आने वाली समय के लिए भी हमें इनफॉर्मल सेक्टर को साथ जोड़ना होगा, और यही इस इनफॉर्मल सेक्टर में भारत का एक भारी भरकम प्रतिशत मिडिल क्लास रहता है। आपके सवाल कि किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर, यस, हेल्थ इज बाउंड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड सबसे जरूरी ये है कि हेल्थ को अब ऑर्डिनरी लेमन टर्म्स में हमें जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए लॉकडाउन के विभिन्न चरण में हमने इस दवाई, जैसे WHO ने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो हेल्थ को हमें आम जनता तक लेकर आना होगा। भारती, आपका सवाल, एक मिनट, भारती का सवाल कोई पढ़ देगा? एक मिनट भारती, मैं सवाल पढ़ लूँ। मैम एक क्वेश्चन मेरे पास भी है, बहुत देर से एक स्टूडेंट ने किया है, आयुषी ने, जी कि मैम आत्मनिर्भर भारत मिशन के जो गोल्स आए हैं और इनिशिएटिव्स लिए गए, वो कहाँ तक अचीव हो पाएंगे? इवन जिनके लिए फंड आया है, सो हाउ विल दे गेट द प्रॉफिट और नॉलेज टू यूज देम? You're right, आयुषी, ये बहुत भारी सवाल है और इट्स वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग। मेरा मानना यह है दैट द पॉलिसी इज वेरी नोबल, बहुत नोबल तरीके से, व्यापक तरीके से पैसे की घोषणा करी है। रियल चीज ये है कि देखिए, जो भी नीति जनता तक नहीं पहुंचती वो कमी कमी हो, मेरा ये मानना है। अगर आत्मनिर्भर भारत भी, अगर भारत की जनता पर उसका सही सकारात्मक रूप से, रोजगार के रूप से, डिमांड के रूप से नहीं प्रभाव पड़ा, तो वो फिर गलत होगा। तो अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उम्मीद यही रखनी चाहिए दैट वी हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। भारती का एक सवाल है, सॉरी अंकिता का है कि मिडिल क्लास सिचुएशन सर्वाइव वेल, यस अंकिता, ओके अंकिता, यस, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लेबर क्राइसिस को डिस्कस करते हैं तो इट विल बी अ वेरी हाफ हार्टेड थिंग अगर हम लोग मिडिल क्लास के सिचुएशन को नहीं डिस्कस करें, क्योंकि यदि कोई सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे, वो दैट इज दी मिडिल क्लास। सो यस, मिडिल क्लास हैज अ ह्यूज प्रॉब्लम, एंड my personal take here is that the idea of cash transfer, direct cash transfer, would be a right way to help the laborers and at the same time bailouts. भाई अगर हम उदाहरण लें, एटलस की कल साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई, डिमांड नहीं थी, तो क्यों अपने प्लांट को चला? तो यस, इस समय आई एम श्योर कुछ ना कुछ नीति होगी टू बेल आउट द मिडिल क्लास, also not just in terms
टर्म्स ऑफ चेंजिंग द टेस्ट ऑफ इनकम टैक्स सबमिशन। ये मेरा मानना है। इसको आलोचना आप समझ सकते हैं, लेकिन इससे रिफ्लेक्शन की yes there has to be something more that needs to be done for the middle class. अगेन आपका दूसरा जो सवाल है भारत की अनएम्प्लॉयमेंट yes it is here, बट सिर्फ ये मानना कि अब आगे जाकर सिर्फ नौकरियां ही नहीं होंगी वो गलत होगा। नौकरियां आएंगी, इट इज अ टेम्पररी अनईजी फेज, होंगी नौकरी, लेकिन यस नौकरियों का प्रयास है उसको बढ़ाने के लिए सरकार को इस समय विश्व स्तर पर, ये केवल भारत में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर सरकार को एक बहुत ही सकारात्मक प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। हर दिन इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो अगर हम लॉस इन डिमांड कहें, लॉस इन जॉब्स कहें, माइग्रेशन कहें, just not towards India, it is happening worldwide. So there are a lot of deliberations and I'm sure कुछ तरीका निकले। राइट, कोई और सवाल? मैम एक सवाल ये है जी कि पोस्ट कोविड आपको इंडिया की पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव लगता है? यहाँ पे मेरे इसके अंदर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि ड्यूरिंग और आफ्टर पोस्ट कोविड इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो डाइल्यूट होगा? जी और दूसरा जो है कि क्योंकि डाइल्यूट होगा तो अब क्योंकि आपने कहा मध्यम वर्ग परेशान हो रहा है, मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है, किसान परेशान हो रहा है। इतिहास रहा है जब भी क्रांतियां हुई हैं वो हमेशा से इन्हीं वर्गों से आई हैं, बिल्कुल, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो चाहे रशिया की क्रांति हो। तो आपका कैसा लगता है कि क्या कहीं ना कहीं एक जो प्रोलेटेट ओरिएंटेशन है राजनीति का, जहाँ पे समाजवादी विचारधारा है या कम्युनिस्ट विचारधारा है, क्योंकि हम आज केरला मॉडल की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो उनका फिर से रिवाइवल होगा। तो इन दोनों उस पे मेरा आपका विचार होगा। जी मैं अगर आपने जो संघीय ढांचे की बात करी भारत में फेडरल स्ट्रक्चर की, क्योंकि देखिए विदाउट सेंटर स्टेट कोऑपरेशन सर कैसे काम होगा? क्योंकि देखिए अभी बातों से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जो संकट है वो ऐसा है कि वो आम जीवन पर आ गया है। फेडरल मॉडल हैज टू बी मेड मोर प्रोएक्टिव, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सही तालमेल नहीं बिठाएगी, बीमारी में, महामारी में, मंदी में हम कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ सकते हैं? तो ये सवाल उठाया गया है कि किस प्रकार से जो स्टेट्स हैं वो आज भी कह रहे हैं, जैसे राजस्थान का अगर मैं उदाहरण दूं, राजस्थान ने कहा है कि उनका सरकारी खजाना खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और वो कह रहे हैं कि हमें जीएसटी कलेक्शन भी नहीं मिले। काफी मुख्यमंत्रियों ने इस बात की चर्चा करी। तो यदि आपको फेडरल डायलॉग को रिवाइव करना है तो मेरा मानना है कि इस समय सारे मुख्यमंत्रियों के प्रमुख पार्टी के भी, अन्य प्रमुख पार्टी के भी जरूरी है that they put forward the need for a right federal spirit। दूसरी बात सर आपने मध्य वर्ग वाली करी, बहुत उचित करी। मैं कहना चाह रही थी लेकिन मैंने कहा शायद इकोनॉमी में मैं अरुस्तु को लेकर आ रही हूँ। यदि आप लोग अरुस्तु को पढ़ें क्वेश्चन पॉलिटिकल फिलॉसफी में, that how he says that middle class is like the stability, वो एक स्टेबल जो एक एरिस्टोटल की नींव का एक विचार है। अब यदि मैं अमेरिका का उदाहरण अगर आपके बीच देखूं तो किस प्रकार से वहां पर वायरस की चिंता ना करे बहुत सारे लोग जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड के लिए आते हैं, और हर रंग का अश्वेत सब मिलकर उसके लिए आलोचना में आते हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना है कि ये जो बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी है with middle class and with the issue of pauperization of middle class, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था 60 दिन से बंद है, लोग 60 दिन से घरों में है, लॉकडाउन 5वें चरण में है, बेसिक एमिनिटीज के साथ कब तक जीवन चलाया जाएगा, व्यवसाय चलाया जाएगा, राइट? सो यस we have to take this crisis in that sense also, that it should not lead towards a larger class crisis in the nation. But having said so, sir, मुझे नहीं लगता कि भारत में ये क्लास क्राइसिस का रूप ले। बट यस खतरा है, क्योंकि आज जैसे पहले भी मैंने कहा कि हम लेबर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास क्राइसिस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई सरकारी नौकरी में डीए कट रहा है, कोई प्रमोशन नहीं है या एक साल तक, नई नौकरियां नहीं निकलेंगी एक साल तक, यूपीएससी के एग्जाम की परीक्षाओं की डेट नहीं पता, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में पता नहीं ऑनलाइन एग्जाम लिखना है या ओपन बुक एग्जाम लिखना है, इससे बड़ा कोई संकट होगा? सर आपने केरला मॉडल की चर्चा करी और यहाँ पर भी मैं दोनों इन फैक्टर्स को लेकर आऊंगी
कि केरला मॉडल किस तरह एक एम्पावरिंग था, क्योंकि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग आइसोलेट जो एक टेस्ट आइसोलेट जो इस बीमारी का एक सबसे बड़ा तरीका बताया जाता है, केरला फॉलोड इन ड्यू स्टेप। केरला में टेस्ट के अगर आप रिपोर्ट्स देखें, पैसे नहीं देने पड़े जनता को, कहीं ना कहीं जनता को एक लाभ मिलता है कि उसको चलो वो हेल्थ रूप से सुरक्षित है। दूसरा ये है कि जब हम केरला मॉडल का डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी ये है कि वहां पर भी अगर आप देखें कि वहां के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि उनके पास पैसे नहीं रहे। इस कोरोना से लड़ते लड़ते उनके संपत्ति खजाने हैं राज्य के, वो समाप्त हो गए हैं। तो ये सब इस समय केंद्र को जरूरत है कि एक सकारात्मक भूमिका से, चाहे वो जीएसटी को रिवाइव करने के स्तर पर हो या स्टेट्स को पैकेज देने के स्तर, पैकेज इन रियल सेंस, नॉट इन दिस वर्ड्स, पैकेज इन रियल सेंस, कि वो फेडरल स्पिरिट को रिवाइव करे। एंड अगेन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटी, किस प्रकार से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के आज वहाँ के डॉक्टर महाराष्ट्र जा रहे हैं, इन्हीं ने वहाँ की मिडिल क्लास को भी शक्ति है। इन्हीं ने भी कि किस प्रकार से वहाँ के सीएम ने कहा कि नहीं, हम अपनी जनता को वापस लाने के लिए खर्चे खुद करें। फर्स्ट किट अगर आप देखें, सो ऑल दीज मेजर्स, प्रोएक्टिव मेजर्स डेफिनेटली empower people and the need of the hour. Again, जब हम any crisis की बात कर रहे हैं, we cannot just okay, वरुण की तरफ सवाल आया, we cannot just do by ignoring the very significant aspect of middle class. एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट का, अनिकेत का है। जैसे आपने माइक्रोमैक्स की बात की, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वो चीन से बिना ब्रांड के मोबाइल लेकर भारत में अपना लेबल लगाकर बेच रहे थे, और मेड इन इंडिया के तहत अन्य विदेश कंपनियां भी सभी पार्ट लेकर भारत में असेंबल कर देती हैं। तो ऐसे में भारत आत्मनिर्भर कैसे अपने सपने को पूरा करेगा? बिल्कुल अनिकेत, मैं आपसे यही बात कहना चाह रही थी। देखिए, अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसे हम आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंट मॉडल की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आपने माइक्रोमैक्स उदाहरण दिया, बिल्कुल सही कहा कि बट कंपनी तो थी ना भारतीय की। तो जब हम एक ग्रैंडियोस आर्किटेक्चर प्लान करते हैं मेक इन इंडिया का या आत्मनिर्भर का या सेल्फ रिलायंस का, उसमें कथनी और करनी के जो सदा, और ये आज नहीं, सदा ये जो एक बाइफरकेशन रही है, उसको हमें तोड़ना होगा। अभी उदाहरण दो बजाज ऑटो का। अब भाई बजाज तो माना भारतीय पूंजीपति चलाते हैं, लेकिन बजाज में जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है वो जापानीज है, जो प्राइसिंग का तरीका है वो यूरोपियन है। तो फिर हम आत्मनिर्भर कैसे हो? सो यस, यही हम कहना चाह रहे थे कि जब हम एक सेल्फ रिलायंट नेशन की बात कर रहे हैं, वी हैव टू ब्रिज दीज डाइकोटमीज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वेरी एसेंशियल। एंड अगेन, जैसे अगर हम भारतीय बहुराष्ट्रीय की कंपनी की बात करें, टाटा, can Tata just survive by being on Indian soil? No, you have to reach out to global market, global players for much more this thing. So again, just say the idea of what I was trying to convey is that the idea of self-reliance has to be fulfilled in due quantity. The dichotomy has to be undone. And sadly, so far, we have been living in dichotomy. Right. अगला सवाल हमें, यदि आप जूही जी, आई थिंक वरुण का सवाल है, चैट बॉक्स में है। जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट is giving indirect economic okay, वरुण, मेरा ये मानना है कि यू नो गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट जीएसटी कलेक्शन। यहाँ पे देखो, दो रास्ते। एंड यस, अभी देखिए आत्मनिर्भर पैकेज जो 20 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लगभग 8% कुछ अगर डेटा हम देखेंगे, इसमें लिक्विडिटी कंपोनेंट भी है आरबीआई का। सो यस, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये पैकेज किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है। आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू से, but yes, every day is a watch out policy as to how this package actually works. And yes, a lot of debates are going on, but when it comes to GST, मेरा मानना ये है कि states should be given. देखिए साहब, जब तक केंद्र और राज्य के बीच सही तालमेल नहीं बिठा, बात नहीं करती सरकार है चाहे कोई भी। क्योंकि देखिए, जो जनता है उसके लिए पहला इंटरफेस क्या होता है, उसके स्टेट को, है ना, या उसका
पंचायत, ठीक है। तो जब तक वहां पर आप मजबूती नहीं बनाएंगे, नागरिक मजबूत नहीं, ये यस जूही मैम, कोई और सवाल? एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, अदिति जैन का। जी, जस्ट अ सेकेंड, just a second ma'am, I think it जी, missed out. As we know that there are lack of jobs in every field and people are migrating back, so now their dependency on Manrega has increased. Now not only labor class but also those involved in other small jobs are expecting a lot from it. So government needs to expand the concept of Manrega. So how this is going to work, how government is going to or can handle this? वेल मनरेगा की जब चर्चा करते हैं तो गवर्नमेंट ने इस पे काफी इन्वेस्टमेंट किया है, अभी काफी पैसा दिया है, बट यस आई थिंक जो आइडिया ऑफ मनरेगा जॉब्स है, अगर गवर्नमेंट इस पर विचार करे कि केवल फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति या फसल में काम करने वाला व्यक्ति मनरेगा, या लेबर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति, या सड़क बनाने में काम करने वाला व्यक्ति मनरेगा तक ना हो, जिस प्रकार से, ये मेरा मानना है, जिस प्रकार से एमएसएमई की परिभाषा में अंतर आया है, यदि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो लोग जिसमें कवर होते हैं, और उस अंतर्गत उस मनरेगा में यदि आप उसमें टैक्स स्लैब जो है, जो व्यक्ति जो मनरेगा के अंतर्गत आ सकता है, उसमें आप जरा बढ़ा कर दें, तो आई थिंक काफी भारी जनसंख्या को इसका लाभ पहुंचेगा। यस, लेबर क्राइसिस तो है, जॉब लॉस भी काफी भयंकर है, लेकिन इसके साथ पर यदि कोई मनरेगा को उचित रूप से थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट कर दें, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड इन माय पर्सनल व्यू कि जब पैंडेमिक है, चाहे वो स्पेनिश फ्लू अगर आप देखें 1918 का, या अन्य स्तर पे भी देखें, आई थिंक कैश ट्रांसफर वुड रिलीव। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता काम नहीं करना चाहती, हमें ये मानना पड़ेगा, जनता रोजगार चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, वो तो हर व्यक्ति का एक दायित्व है। सो आई थिंक इफ द गवर्नमेंट दैट, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपनी मंशा में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं इस बात पे पूरा सच पे कह सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो आत्मनिर्भर पैकेज है विश्व की सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन इस मंशा को, इस थॉट को रियल एक्शन में लाने की जरूरत है। और रियल एक्शन देखिए तभी होगा जब आम जनता जो है, आप और हम जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं एम्पावर्ड फील करें। और एम्पावर्ड देखिए सैडली हम तभी फील करते हैं जो, अगर हम हेल्थ और इकोनॉमी को हम कॉम्प्लीमेंट्री मान रहे हैं, सैडली इकोनॉमी एक स्तर पर ऊपर होती है, क्योंकि जब जेब में पैसे होते हैं तभी तो जाकर हम दवाई खरीद पाते हैं। सो यस, आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू revisit the tax slab or the number of people who can be involved on a monthly. That's very important. Yes. Ma'am, last question of the session. जी. Ask Amna ma'am has also think that there is no measure taken for middle class, and an Atmanirbhar package fund has given to workers, MSME. Then what measures government should take for middle class people? And even till today, no such measures has been taken for the class. Yes, देखिए, as I said that मैं सदा ये कहती हूँ कि हम लेबर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसको हम इग्नोर करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए दैट इट मस्ट रीच आउट टू मिडिल क्लास। अगर मैं कंपैरेटिव इनसाइट, जो मैंने आपको आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में बताया था, कि जर्मनी में तो सप्लीमेंट्री बजट ही कर दी, दैट मीन्स कि अगर आपकी ईएमआई है तो वो गवर्नमेंट कह रही है हम पे कर देंगे, अगर आपका लोन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, गवर्नमेंट कह रही है हम पे कर देंगे। ये जो डेफरिंग ऑफ लोन है वो उचित नहीं, क्योंकि देखिए आपने, जैसे अगर मेरा फला बैंक से लोन है और मैंने उसको 3 महीने 4 महीने के लिए डेफर कर दिया, तो 4 महीने बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ उसको वापस तो देना होगा ना, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई थिंक द गवर्नमेंट मस्ट थिंक, एंड दिस इज व्हाई लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर आर थिंकिंग बेल आउट, कि आपको मध्य वर्ग को देखना होगा, क्योंकि देखिए ये पॉपुलराइजेशन ऑफ मिडिल क्लास इज नॉट अ राइट थिंग। जो अरुस्तु ने एक बात कही थी कि जब ये मध्य वर्ग की स्टेबिलिटी टूट जाती है, दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ क्राइसिस। तो इसको हमें देखना होगा, एंड द वे आउट कुड बी दैट वी हैव, एंड देखिए कमी नहीं है, राइट, इट्स वेरी मच डूएबल। वन हैज टू थिंक अबाउट अ इलैबोरेट एक्सटेंसिव हेल्प आउट स्ट्रेटजी, इसको बेल आउट कह दें, या इसे एक नए भारत के निर्माण कह दें, बिकॉज once we empower the middle class, we're also empowering the
ये मेरा मानना है कि केवल टैक्स के दर को कि 31 जुलाई के बदले में 30 नवंबर तक भर दूं, वो गलत है। जस्ट चेंजिंग ऑफ डेट्स विल नॉट हेल्प आपको। या तो टैक्स रेट आप स्लैब रेट को आप रिबेट को बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए इनकम टैक्स की दर को, या फिर एक बेल आउट करिए। तो मिडिल क्लास हैज बीन इन जेन्युइन, और जो मॉरिटोरियम है, बैंक मॉरिटोरियम, दैट हैज बीन फार फ्रॉम सफिशिएंट। तो यस, ये मेरा यस सर। अभिषेक सर। हाँ मैम, थैंक यू मैम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और हम चाहेंगे आगे भी आपका ऐसे ही हमें मिलते रहे। आप कहती हैं एक सेशन हम स्पेसिफिकली चाहेंगे आप भी आप 2 मिनट कंक्लूड कर सकें कि आप लिखते हैं तो लिखते समय किन बातों को आप ध्यान में रखती हैं, क्योंकि हमारी जो भी एग्जाम होता है चाहे यूपीएससी पीएससी हो, यहाँ पे आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। बिल्कुल क्योंकि आप लिखती हैं तो ये लिखते समय आप किन बातों का ध्यान रखती हैं, आप 2 मिनट में ये इसको और बता दें तो हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं उनको बहुत लाभदायक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने परीक्षा लिखी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और मैंने रेलवे सर्विस क्लियर कर दी थी। लेकिन यस, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे घर वालों ने कहा, और उसी समय कुछ था कि 1 साल मतलब मुझे पीएचडी का मौका मिला, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स ज्वाइन कर दी। अखबारों में भी हम लिखते हैं। बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई सा भी एग्जाम आप लिखें, वेरी एसेंशियल फर्स्ट थिंग, डोंट बीट अराउंड द बुश। अखबार के लेख लिख रहे हैं, पहले पैराग्राफ में भी आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप में लिखना है। सेकेंड थिंग, बेटर आंसर गेट्स बेटर मार्क्स। देखिए एग्जाम में आदर्श भी जाएंगे, रागनी भी जाएंगी, भारती भी जाएंगे, वरुण भी जाएंगे, लेकिन आप अपने उत्तर को स्पष्ट रूप में कैसे लिखते हैं, अपने विचारों को सही तरीके से कैसे लिखते हैं, that demands that you practice writing answer। अगर आपने देखा होगा, जब मैं आज आपसे टॉक में बात करी तो मैंने ये अपने कॉपी में नोट्स ऑलरेडी लिख कर रखे थे। जब मैं पंजाब केसरी, द इकोनॉमिक टाइम्स, यूनियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखती हूँ, मैं पहले कंप्यूटर पे टाइप करने से पहले उनको जो पॉइंट्स हैं स्पष्ट रूप से उनको बना के हम, बिकॉज आप ये देखिए कि जीएस में जब आप लिख रहे हैं कि 250 वर्ड में आपको सुनिश्चित करना है कि आपके पास सही तरीके से मतलब आए। सो अगेन, डू अवॉइड रिपीटिंग थिंग्स। जो आप एक लाइन में कहे चीज में, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ द ईयर में ब्रैकेट में ईयर का, अगर आप किसी चीज को एब्रिविएशन कर रहे हैं, आईएमएफ, एज पर रिपोर्ट्स ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एब्रिविएशन आईएमएफ, दोबारा उत्तर में उसको दोहराएं। तो स्पष्ट रूप से सरल लिखिए, प्रैक्टिस करिए आंसर की, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। जो शाहरुख खान ने कहा था आपसे चक दे इंडिया में कि, और जो मैं क्लास में भी रिपीट करती हूँ बच्चों से, कि वो 3 घंटे ईश्वर भी आपसे नहीं ले सकता। आपको टाइम ऐसे प्लान करना है कि आप देखिए, आपको अगर एक जीएस का एक पेपर का सवाल है, तो अगर 5 मिनट आपका वो अलॉटेड है, तो 5 मिनट से 5.5 नहीं हो, तुरंत आप उसे वहां छोड़ दें। और अंत में जो है कि आपको अपना टाइम ऑफ रिवीजन से मतलब है कि आप पूरा अपना ईयर मार्क करें कि चीजें क्या आपने सही लिखी है, क्या कहीं पर सही नहीं लिखी। सो जरूरी है that you be clear, concise, stick to the word limit, and in lesser words try to present more। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कहा गया हो डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मुद्रा नीति की कुछ कमियां आप बताइए। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड, ज्यादा नहीं, 6 मेन पॉइंट्स, कट टू कट, क्लियर, राइट। मेन फाइंडिंग्स ऑफ G7 summit, summary, मेन फाइंडिंग ऑफ G7 summit, deliberations on climate change, global warming, कॉमा कॉमा कॉमा, इस तरीके से स्पष्ट लिखिए। अगर आपको कभी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, क्योंकि वो यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी प्रमुख विषय है, उसको लेकर कभी यदि आपको कोई लिखने में भी या फिर कोई ट्रेनिंग की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मेरा प्रमुख फोटे है। बट यस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जरूरी है। फैक्ट्स आप केवल गवर्नमेंट सोर्स से पढ़े,
जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपको बताता है, या जो मंत्रालय से नोट आते हैं। दूसरा, जब आप इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं, जो वित्तीय विधेयक है, फाइनेंस बिल और बजट, उनके फैक्ट्स पहले, इससे पहले कि आप किसी सेकेंडरी सोर्स की ओर जाएं, आप खुद उनका मूल्यांकन करें। रजिस्टर में जो, क्योंकि आंकड़े इकोनॉमी से सब्जेक्ट है, आंकड़े बदलते रहे, तो आप जो अपने नोट्स बनाए, कीप ऑन रीविजिटिंग कि कौन कौन से फैक्ट्स बदल, राइट। अवॉइड कोटिंग टू मच, ये भी एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि आप ज्यादा फैक्ट्स नहीं करें, जो अनिवार्य है उस पर फोकस करें और साथ साथ उससे अपना एनालिसिस को बैलेंस करें। अंत में बस यही बात बोलूंगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 250 वर्ड में उत्तर कैसे लिखना है, प्रैक्टिस। 800 शब्दों में कैसे आंसर लिखना है, प्रैक्टिस करें। ये दिस अप्लाइज टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लर्न टू गिव योरसेल्फ एग्जाम्स। आपने जो अपने आईएएस क्लास में पढ़ा, घर जाकर आप उसको अपने आप को नए सवाल दीजिए। आज आपको फॉर एग्जांपल आईएएस क्लास में पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर पढ़ाई करवाएगी, पब्लिक एंटरप्राइजेस के ऊपर पढ़ाई करेंगे। घर जाकर आप अपने आप को सवाल दीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपको। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में एक चीज तो है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक चीज तो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। कभी इंडियन इकोनॉमी का स्तर ऊपर हो जाता है, कभी स्टैटिस्टिक्स का स्तर ऊपर हो जाता है। तो यू हैव टू कीप अ मल्टीपल अप्रोच, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हंसते रहिए, टेंशन न मत लें, खुश रहिए, क्योंकि खुशी से आपकी आधी जो तैयारी हो पूर्ण हो जाए। एंड डोंट बी विक्टिम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, एंड नेवर बी विक्टिम ऑफ, जिसे बोलते हैं, कंफ्यूजन, दूसरों को देखकर। वो अपने स्तर पर अच्छा, मैं अपने स्तर पर अच्छा, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा, एंड मेक गूगल एज योर बेस्ट। कंपल्सिव गूगलिंग जरूरी है, गूगल को अपना एक अच्छा मित्र बनाइए, ठीक है। यस सर। उम्मीद है जो भी आपने हमें ये सुझाव दिए हैं, हम सभी हमारे ख्याल को मानेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, और उम्मीद है आगे भी ऐसा मार्गदर्शन आपसे मिलता रहेगा। डेफिनेटली। इसके साथ मैं जूही मैम करें, जी क्या हाँ सर? सेशन को एंड करें। हाँ जी मैम, वी रियली लुक फॉरवर्ड कि आप आगे भी पॉलिटिकल साइंस पे, थिंकर्स पे हमारे बच्चों को एड्रेस करें और अपना नॉलेज शेयर वंस करें। अगेन जूही, फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक वंडरफुल जी, सेशन। आदरणीय अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय थैंक यू, जूही थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक सर बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू ऑल आवर स्टूडेंट्स, काजल, आदर्श, वरुण, भारती, मयंक, श्रद्धा, आयुषी, रागनी, बहुत सारे हैं, अर्पिता, एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। So I look forward to interacting more and more with you, and keep doing good. हंसते रहें, स्वस्थ रहें। नितिन जी, आप हमेशा खुश रहिए, टेक गुड केयर, स्टे होम, कीप स्टडिंग, ठीक है। मैं सीईसी पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी करती हूँ, जो, और हमेशा मेरा अप्रोच ही होता है ऑथेंटिक रिवाइज डेटा विद राइट फैक्ट्स एंड सरल पढ़ाई जो होती है वो आपको बहुत आगे लेकर जाती है। आप सब अच्छे रहिए, और यदि आगे भविष्य में सौभाग्य मिला तो डेफिनेटली आप लोगों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.